हेलो एवरीवन, आज हम लोग जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्रूटमेंट जो होने वाली है झारखंड में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग ये है कि जो इसके बेसिक डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन के, उसको पहले समझ लें। कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कितने मिनिमम मार्क्स आपको लाना होगा मौखिक परीक्षा में पहुंचने के लिए या इंटरव्यू में जाने के लिए, उन सब को लेकर के। और फाइनली लेक्चर के एंड में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है वो कैसा पोस्ट है। क्योंकि फाइनली आपको एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए ये एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, या फिर मान लीजिए कि आपको कैसा व्यक्ति इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले अगर इसके बेसिक डिटेल्स को देखा जाए तो लगभग इसमें 30 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इन 30 सीटों में अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 13 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जातियों के लिए 3 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, 2, 2 और 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है। तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो लगभग 30 सीटें हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे रोल के लिए अगर सिर्फ एक राज्य में देखा जाए तो 30 सीटें जो है वो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, वो एक अच्छा खासा रोल है। तो ये अगर सीटों के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो यहाँ पे चीज़ दिखेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो बीई वाले लोग जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, वो एलिजिबल हैं। और बीटेक जिनका है, बीटेक की डिग्री, दोनों लगभग एक ही डिग्री है, इंजीनियरिंग का डिग्री। तो बीटेक बीई चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके अंदर अर्थशास्त्र जैसे कि इकोनॉमी, उसके अंदर गणित, मैथ्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स और कॉस्ट अकाउंटेंसी और सेरीकल्चर, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट, फूड टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट, इनमें से अगर आप में किसी में भी ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन ही दिया हुआ है, स्नातक की डिग्री, तो अगर आपने इनमें से किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जितने लोग हैं इसके अंदर देखा जाए तो आर्ट्स वाले हो गए या ह्यूमैनिटीज़ वाले हो गए, उनके लिए ये फॉर्म या ये विज्ञापन नहीं है। जो अगली चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं वो है बेसिकली कि इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है या एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में आप जब देखेंगे तो किसी भी जैसे मुख्य परीक्षा होती है जेपीएससी सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी का मुख्य परीक्षा होता है, किसी भी राज्य का जो मुख्य परीक्षा होता है, उसी के जैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसीलिए इसको नोटिफिकेशन पे सीधी भर्ती लिखा हुआ है। प्रीलिम्स नहीं होगा, सिर्फ आपको मेंस का ही एग्ज़ाम देना है। और मेंस के एग्ज़ाम में सिंपल कि सामान्य हिंदी 100 नंबर का, आपको अंग्रेजी 100 नंबर का, और ये दोनों जो हैं आपको बेसिकली क्वालिफायर है, यानी 30% नंबर आप लाएंगे दोनों में तो पास हो जाएंगे। अगर 30% आपका नंबर नहीं आएगा तो आगे के सारे पेपर आपके चेक नहीं होंगे, मतलब आप यहीं पे छट जाएंगे। तो बेसिकली 2-2 घंटे में आपको 30-30 नंबर लेकर के आना है 100 में। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हिंदी इंग्लिश के लिहाज से देखा जाए तो। आगे हम लोग इसका सिलेबस भी समझेंगे क्या क्या है उसके अंदर। हिंदी और इंग्लिश के बाद इसके अंदर जीएस का पेपर है। अब जीएस का पेपर लिखा तो है यहाँ पर, या स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना यही है कि ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर 200 नंबर दिया हुआ है। तो हो सकता है जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के जैसा यहाँ पे 100 क्वेश्चन आए, और ये 100 क्वेश्चन बेसिकली आपको 2 घंटे में सॉल्व करना हो। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि जेपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में भी एमसीक्यू पूछती है, तो कोई नया चीज़ नहीं है ना। और सबसे बड़ा कारण एक और भी है ना कि इस 200 नंबर में जितने भी पेपर यहाँ जीएस में दिए हुए हैं, उनमें से एक पेपर जो है वो रीजनिंग का भी दिया हुआ है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का। तो बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए तो अक्सर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो हो सकता है आपका जीएस जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आए, यानी ऑब्जेक्टिव हो जाए। और बाद बाकी जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का स्किल चाहिए या प्रोफेशनल लेवल का जो नॉलेज चाहिए, जिसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और लेबर से जुड़ा हुआ जो कानून होता है भारत के अंदर में या झारखंड के अंदर में, उनसे जुड़े हुए कानूनों के लिए तो ये सब्जेक्टिव पेपर है। इसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएगा। ये है 300 नंबर का, और फाइनली ये भी आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो ये 2 घंटे में सॉल्व करना है, देख करके लगता है कि पेपर बड़ा ईजी आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी
तैयारी तो इसका ठीक ठाक ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको आप नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। अब आते हैं कट ऑफ। कट ऑफ पहले ही दे दिया गया है। कट ऑफ का मतलब है कि ये बेसिकली न्यूनतम अंक आपको लाना होगा ताकि आप मौखिक परीक्षा तक पहुंच सके। मौखिक परीक्षा मतलब इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचने के लिए मिनिमम इतना नंबर लाना ही होगा, और फाइनली आपका इंटरव्यू टेस्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद बताया जाएगा कि फाइनल कितना नंबर आ रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो होगा रियल कट ऑफ। लेकिन ये पासिंग मार्क्स एक तरह का दिया हुआ है, इतना नंबर आपको मिनिमम अपने कैटेगरी के हिसाब से लाना ही पड़ेगा पास करने के लिए। जैसे अगर आप सामान्य वर्ग से जनरल कैंडिडेट है तो 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा आपको या कॉल किया जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, पिछड़ा वर्ग, 36.5% लाना होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी रिजर्वेशन आपको दिख रहा है ये झारखंड का रिजर्वेशन है। अगर आप झारखंड से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सामान्य कोटा में आप भर सकते हैं, है ना। कोई भी रिजर्वेशन का लाभ अगर आपको झारखंड में लेना है तो यहाँ का रेसिडेंशियल और यहाँ के जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए, तो उसको पहले बनवा लीजिए आप लोग फॉर्म भरने से पहले। वैसे फॉर्म का अपडेट भी ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग हमको लगता है कि 10 जुलाई के आसपास इसका लास्ट डेट है, तो आप उसको देख करके अपने हिसाब से आपके पास है तो ही क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज ये फॉर्म नल एंड वॉइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि फॉर्म के अंदर जरूर से वो आपके सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा, उसको आप भरिएंगे तभी जाकर के आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी समय आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाना होगा अपना। तो अगर आप झारखंड के स्टेट में हैं, आपके पास रेसिडेंशियल है यहाँ का, आपके पास यहाँ का जाति या प्रमाण पत्र है जॉब के लिए, तभी जाकर के ये सब काम आप कीजिए, अदरवाइज सामान्य कोटा में भी आप दे सकते हैं। तो 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अगर आप एनेक्सर 1 में पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति या महिला है तो 32% मार्क्स में ही आप पास हो जाइएगा। और आदिम जनजाति के लिए 30% हो गया, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है फाइनली, या फिर मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं, उनका भी 40% है जो जनरल के जितना है। तो ये ध्यान रखना है कि मिनिमम इतना नंबर लाना है ताकि आप इंटरव्यू के राउंड तक पहुंच पाइए और वहां जाकर के फाइनली ये हो जाए। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। सिलेबस हिंदी इंग्लिश का तो सिलेबस बहुत सिंपल है, जो आपका सिविल सर्विसेज के जैसा है कि इसके अंदर हिंदी में एस्से, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो कि बड़ा आसान है सॉल्व करना। इंग्लिश में भी वही एस्से, ग्रामर, प्रेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन, इस तरह की चीज़ें एग्जाम्स में आएंगी, जिसमें 30-30 नंबर लाना, क्योंकि इसमें आपको 30 लाना है, इसमें भी आपको 30 लाना है, आप सेलेक्ट हो जाइएगा, टॉप नहीं करना है इसमें आपको। तो 30 हमने 30 में 100 में 30 लाना है, तो आसान सा खेल है, आराम से आ सकता है। तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो बेसिक हिंदी और इंग्लिश का स्किल है उससे आपका काम चल जाएगा। अब ये जो मैं बात कर रहा था जनरल स्टडीज का, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका पेपर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि इसमें देखिए रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट होने वाला है। तो ये जो बेसिकली रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, अक्सर ये एमसीक्यूज के ही फॉर्मेट में आते हैं। तो अगर ये इनके साथ आने वाले हैं तो हो सकता है कि ये बाकी सब भी एमसीक्यू के ही फॉर्मेट में आए, और आपको ये हर क्वेश्चन माने हर सेगमेंट से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये टोटल मार्क्स 200 है, यानी 100 क्वेश्चन हो सकता है 2-2 नंबर का, जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली ये जो सिलेबस दिया हुआ है जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, और जो आप जेपीएससी के लिए या फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या किसी भी एग्जाम के लिए झारखंड में जो भी जीएस पढ़ते हैं वो वही चीज़ है, उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया हुआ है। तो जिसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसी से होना चाहिए क्योंकि ये झारखंड का एग्जाम है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यहाँ का आपको समझ में आना चाहिए, पॉलिटी समझ में आना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर और एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरा मिला करके वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो इन सब से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुल मिला के क्वेश्चन मेरे ख्याल से लग रहा है कि 100 होना चाहिए। वैसे एग्जैक्टली कहीं पे डिटेल से नोटिफिकेशन में दिया नहीं कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, और ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव होगा। फाइनली जो थोड़ा प्रोफेशनल नॉलेज या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो आपको नॉलेज है, ये सारे का टेस्ट सब्जेक्टिव में होगा। ये हो सकता है ग्रुप ए का क्वेश्चन बनेगा और अगला वाला ग्रुप बी का क्वेश्चन बनेगा, और उस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में। ग्रुप ए का वेटेज हो सकता है कम हो, ग्रुप बी का वेटेज ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक यहाँ पे ज़्यादा है। इसके अंदर जो सिलेबस में दिया है, जैसे झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ का औद्योगिक नीति पता होना चाहिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने जा रहे हैं तो।
एमएसएमई का डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी सेक्टर है, जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज में करती है, वो एमएसएमईज ही करती है, लगभग 80% के आसपास। तो झारखंड के अंदर भी वही रेशियो होगा मोटा मोटा। तो किसी भी राज्य के अंदर क्योंकि एमएसएमई का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे जुड़े हुए चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का डेवलपमेंट, वो भी आपको सिलेबस में दिया है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड सर्वे टेक्निक, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट स्कीम्स का समझ में आना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है बेसिक ज़्यादातर वो किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़े होंगे या फिर किसी न किसी इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्कीम ही होगा, है ना। पॉलिसीज रिलेटेड टू लैंड, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या नीतियां बनाई जा रही हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, उसका भी तैयारी करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। तो एग्ज़ाम आसान नहीं होने वाला है, बेसिक सा मैं यही कह रहा हूँ। और फाइनली इसी का अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन था पीछे वाले का कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये हो सकता है ग्रुप बी का क्वेश्चन हो, जब भी इसका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा तो ग्रुप बी में इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे, और करके भी दिया हो सकता है क्वेश्चन, मतलब कि एक लिखिए क्वेश्चन ऐसे और उसके साथ और लगा हो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, वो भी आ सकता है। तो इसके अंदर जो आपको दिख रहा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, झारखंड का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 1985, क्योंकि पहले झारखंड बनने से पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, तो उसी का इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड में भी लागू होता था, तो इसलिए उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट समझ में आएगा। डेवलपमेंट के लिए हिस्ट्री थोड़ा समझना जरूरी होता है, इसलिए 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियंस का एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट, छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, पंचायती राज एक्ट है, पेशा का एक्ट है 1996 का। तो ये जो है यहाँ के लोकल लेवल पे जो भी कानून एक्टिव है कुछ कुछ नेशनल कानून भी है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग पंचायती राज के लिए या फिर बेसिकली कम्युनिटी के लेवल पे जो कानून ऐसा बनाया गया है उसका ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई है, तो ये सेगमेंट से ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। फाइनली आते हैं समझने के लिए कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट का मसला क्या है या प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, क्योंकि पहले अगर आप इसका रोल को नहीं समझेंगे तो इस एग्ज़ाम का तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है बेसिकली व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट एक टेम्पररी चीज़ होता है, परमानेंट चीज़ नहीं होता है। जैसे एक इंडस्ट्री हुआ, इंडस्ट्री का मतलब जैसे इसके अंदर एचईसी है या इसके अंदर मान लीजिए बीएचईएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अंदर मान लीजिए और भी सेल है, ये सारी क्या है, ये परमानेंट फैक्ट्रीज हैं। परमानेंट फैक्ट्री से एक रेगुलर प्रोडक्शन होता रहता है जब तक फैक्ट्री लाइफ है तब तक। लेकिन प्रोजेक्ट क्या होता है, वो कम समय के लिए लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई ब्रिज बनाना हो, तो अब ये ब्रिज क्या है कि हमेशा निरंतर काल के लिए वहाँ ब्रिज थोड़ी बनाते रहेंगे हम लोग, ब्रिज को 4 साल में बना के ख़त्म करना है और ब्रिज से आना जाना अपना चालू करना है हम लोगों को। तो ब्रिज जो होगा एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनेगा। इसी तरह मान लीजिए कोई पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट जैसे आपने देखा गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट बना हुआ है, तो पावर प्लांट भी एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा जिसमें 4 से 5 साल के अंदर में पावर प्लांट बनाना होगा, उसको चालू करना होगा, उसको परफॉर्मेंस चेक करना होगा, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनली वो क्लाइंट को हैंड ओवर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। उसी तरह अगर आप मान लीजिए ये सब तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी लेकर के आते हैं जिसके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट कराना है ना, कोई पार्टिकुलर स्किल है, कंप्यूटर का स्किल है या फिर मान लीजिए एआई का कोई स्किल है, तो ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर आपको कुछ लोगों का स्किल डेवलप करके इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है ना। एंड रिजल्ट यही होगा कि इतने लोगों का हमने स्किल डेवलपमेंट किया विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो चाहे वो 1 साल हो, 1.5 साल हो, 9 महीने हो, जितना भी दिन हो सकता है। तो प्रोजेक्ट जो भी होता है वो एक टेम्पररी फेनोमेना होता है, वो टेम्पररी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करते हैं। तो ये था प्रोजेक्ट। दूसरा चीज़ कि इसका एक स्पेसिफिक डिफाइंड बिगिनिंग होता है और इसका एक अंत होता है, एंड गोल होता है। मतलब कि ये इस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू करना है और विद इन 4 ईयर हमको ये ख़त्म करना है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो एक टाइम का कंस्ट्रेंट होगा। यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब कि किस बाउंड्री के अंतर्गत आपको काम करना है। तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है टाइम का, कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो ये नहीं कि अनंत काल के लिए आप किए जा रहे हैं, क्योंकि फिर आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। जितना आप आउटपुट करेंगे उस प्रोजेक्ट से, उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर लॉसेस हो जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा होने से जो मैन पावर का पेमेंट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बैंक से
लोन लिया हुआ होता है प्रोजेक्ट के लिए, उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अपना प्रोजेक्ट खत्म करना चाहिए, और ताकि हम लोग लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या आते हैं, टाइम के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं, वो सब चीज़ें। बाकी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप जानते हैं प्रोजेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक बेसिकली गोल एंड टाइमलाइन ओरिएंटेड, स्पेसिफिक गोल और टाइमलाइन होता है इस प्रोजेक्ट का। साथ ही साथ एक यूनिक आउटपुट होता है, रिपीटेटिव नहीं होता है। जैसे आप इंडस्ट्री का आउटपुट देखेंगे ना, तो वो रिपीटेटिव होता है, बार बार रिपीट होता है। एचईसी के अंदर मान लीजिए आपको कहीं से कुछ, जैसे आप सुनते हैं ना कि कभी कभी वो इसरो के रॉकेट्स के लिए लॉन्च पैड भी बनाती थी, तो हो सकता है लॉन्च पैड बनाए, या फिर कोल इंडिया में देने के लिए कुछ एक्सकेवेटर्स का निर्माण करती है, तो वो एक्सकेवेटर भी बना सकती है। अदरवाइज वो गियर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एचईसी में। तो कुछ भी अगर वो बनाए तो हो सकता है वो उसका रिपीटेटिव ऑर्डर हो, कि कभी सिंगापुर से ऑर्डर आ गया कि इतने हमको 50 गियर चाहिए बना करके, तो 50 गियर बना के दे दिया। कभी वही ऑर्डर उसको दिल्ली का कोई क्लाइंट दे सकता है एचईसी को, तो दिल्ली भेजेंगे बना करके। कभी वही ऑर्डर मान लीजिए कि कहीं और से आ गया, अमेरिका से आ गया, दुबई से, कहीं से भी आ सकता है वो ऑर्डर, उतने चीज़ें हमको बना करके देना है। तो जो हमारा एक्सपर्टीज़ रहेगा, जिसके लिए हमारे पास अवेलेबल टीएनपी रहेगा, टूल्स रहेगा, वही चीज़ें हम बार बार रिपीटेड वे में करके देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट में एक बार जो हम बनाएंगे उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, उसका टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं फर्दर, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ का एक रोड बन गया तो बन गया, बार बार रिपीट नहीं करना है ना। तो ये चीज़ें यूनिक आउटपुट होता है प्रोजेक्ट का, और वो नॉन रिपीटिंग होती हैं। साथ में प्रोजेक्ट के लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक एग्जीक्यूशन चाहिए, और उसका सुपरविजन चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। प्लानिंग क्या करना होगा कि प्रोजेक्ट लगेगा कैसे, उसके सारे स्टेजेस को पहले समझना होगा कि हाँ 6 महीने के अंदर में हम लोग स्टेज 1 में होंगे, स्टेज 1 तक इस माइलस्टोन को हमको अचीव करना है, स्टेज 2 में हमें जा करके फिर फर्दर डेवलपमेंट करना है, स्टेज 3 में। तो उसका पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका बिगिनिंग और एंड नज़र नहीं आ रहा है तो ये प्रोजेक्ट कभी भी आप बना नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें इसका ये बिगिनिंग और ये अंत, इसका पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, और कितने कितने दिन के अंदर में हम उसको अचीव करने वाले, 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके एक उसका प्रॉपर ब्रेकअप हमारे पास होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर लगता है हमें प्लानिंग, लगता है फिर एग्जीक्यूट करना, क्योंकि जब प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर टीम को बनाना, टीम को असेंबल करना, एफिशिएंट लोगों का टीम रखना, फिर उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया वो सही है कि नहीं है, वेरिफिकेशन होना, और उसका फाइनली मॉनिटरिंग करते रहना उन सारे स्टेजेस के दौरान। तो ये है बेसिकली की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। और एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है कि कंस्ट्रक्टिंग ए डैम इन झारखंड। मान लीजिए हम कोई डैम बना, पतरातू डैम के जैसा एक और डैम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर डैम बनाएंगे तो यही एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो नॉन रिपीटिंग होता है, टेम्पररी होता है। एक डैम बनाने के बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हमारा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा उससे। तो जब वो डैम बन रहा होगा तो ये सारा कुछ पहले प्लानिंग करना होगा, फिर एग्जीक्यूशन करना होगा, डैम बनाना होगा, और फाइनली जब तक वो बन रहा है तब तक उसका मॉनिटरिंग करना होगा, और बनने के बाद भी कुछ दिन तक मॉनिटरिंग करना होगा कि परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है डैम का, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर इंप्लीमेंटिंग अरुणोदय स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करना भी एक प्रोजेक्ट होता है, जिसको पहले पायलट बेसिस पे करते हैं और फिर फुल फेज में उसको स्टार्ट करते हैं। कहीं पे स्मार्ट सिटी बनाना, जैसे रांची का स्मार्ट सिटी बनाना, ये भी एक प्रोजेक्ट ही माना जाएगा। तो आप देखते हैं कि कई तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, रेलवे का प्रोजेक्ट हो सकता है, हाईवे का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई सरकारी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का समाज का वेलफेयर के लिए चलाया गया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो कई टाइप के होते हैं। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका क्या रोल होने वाला है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली हु इज ए प्रोजेक्ट मैनेजर? तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो इसके प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोज होने के लिए जिम्मेवार होता है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर उस दिन अपॉइंट होता है जिस दिन से उस प्रोजेक्ट का परिकल्पना किया जाएगा, क्योंकि सारे काम, प्लानिंग भी उसको ही करने हैं, एग्जीक्यूशन भी उसको ही देखना है, मॉनिटरिंग भी उसके ही अंतर्गत होगा, और फाइनली प्रोजेक्ट को क्लोज, वाइंड अप करने का काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, वो है की, चाबी है वो उस प्रोजेक्ट का, की स्टोन है वो। अगर उसको हटा दिया जाए तो आपका प्रोजेक्ट ही ध्वस्त हो गया। तो इसके लिए एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो मैंने एनटीपीसी में भी काम किया, मैंने भारत पेट्रोलियम में भी काम किया, एज ए इंजीनियर, एज ए मैनेजर, जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ पे काम किया। प्रोजेक्ट मैनेजर के रैंक तक नहीं है कि उसके पहले ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और अपना तैयारी में कर रहा था। तो एनीवे,
तो वहाँ पर मैंने ये जरूर देखा कि कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे होते हैं जो बड़ा एफिशिएंट किस्म के होते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट को डुबाने ही आते हैं। तो वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को डुबाने आते हैं, उनके अंदर या तो प्लानिंग का कमी है, या एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है, या फिर मॉनिटरिंग उतना अच्छा से वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनको हो सकता है ये जो रोड मैप है ना, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक का, इस रोड मैप का पूरा आइडिया नहीं होता है सबको, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा तजुर्बा चाहिए ना। अब जैसे आप देखिए कि इस फॉर्म को भरने के बाद आप इस एग्जाम को पास करके सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हैं, जबकि इसके नीचे कम से कम 4-5 प्रमोशन लेकर के कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। अब जो बच्चा सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, या जो बंदा सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस का कमी थोड़ा सा वहां पे दिखने लगेगा। और उसी के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड जो है ना 2 साल का दिया हुआ है। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग ही लेना होगा ऑन साइट, और तभी जाकर के जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपको डाला जाएगा, जैसा भी ट्रेनिंग आपका हुआ होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत क्रूशियल जॉब है। तो जो लोग प्रोजेक्ट खराब करते थे, उनके अंदर इनमें से ही किसी स्किल सेट का कमी हुआ करता था। और जो लोग एक्सेप्शनली गुड भी होते थे, जबरदस्त प्रोजेक्ट वो लोग रन करते थे, उनके अंदर अच्छा प्लानिंग, अपने टीम को अच्छे से समझते थे, एग्जीक्यूट करते थे, और फाइनली प्रोजेक्ट को वाइंड अप करते थे, और कुछ ना कुछ इनाम उनको मिलता ही मिलता था। तो सारा का सारा दारोमदार एक प्रोजेक्ट के सफल होने का टिका हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर के कंधे पे। इसीलिए एक काबिल आदमी चुनने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता के लिए सरकार ने जेपीएससी को चुना है कि जेपीएससी हमको एक काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर चुन के देगी। और अब ये जो काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर आएंगे, उनका रोल्स क्या क्या होगा? तो रोल्स होगा प्रोजेक्ट का गोल सेट करना, कि विद इन 3 मंथ्स हमको ये टारगेट अचीव करना है, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वी विल अचीव दिस टारगेट, नेक्स्ट 3 मंथ्स हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। प्रोजेक्ट के छोटे छोटे गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना, ये है हमारा गोल। दूसरा, कोऑर्डिनेट करना बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट अलग होगा, क्वालिटी चेकिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग होगा, रिसोर्स हैंडलिंग के लिए डिपार्टमेंट अलग होगा। सारे तरह के यहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे, और इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक जो की स्टोन मैंने आपको बोला, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही होगा। इसके थ्रू ही सब कुछ जाना है। तो इसको एक ऐसा रोल परफॉर्म करना है कि सबके बीच का ब्रिज बन जाए, है ना। ब्रिज बन जाएगा तो सारा काम स्मूथ हो जाएगा। फिर वो उसके लिए लड़ेगा नहीं, उसके लिए लड़ेगा नहीं, क्योंकि आपस में डिपार्टमेंट के बीच में बहुत कंपटीशन होता है। और उस कंपटीशन को इस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये देखना है कि ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बना रहा है, ये कट थ्रोट एक दूसरे का काम खराब करने वाला कंपटीशन ना बन जाए। तो कई तरह का इसके लिए रोल्स होता है। मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज का, ह्यूमन, मटेरियल, फिनेंशियल, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपको रिसोर्स का शॉर्टेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैन पावर उतना स्किल्ड नहीं मिलता है जल्दी, उसका शॉर्टेज है। फिनांस आपको उतना टाइम पे नहीं मिलेगा, उसका भी शॉर्टेज है। साथ में मटेरियल भी आपको समय पे नहीं मिलेगा, उसका भी शॉर्टेज है। जब आप बन जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर तो आप समझ जाएंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने आपको क्या बोला था इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में। तो ह्यूमन, मटेरियल, फिनेंशियल, हर चीज का शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा। और सफल प्रोजेक्ट मैनेजर वही है कि इन शॉर्टेजेस के होने के बावजूद, क्योंकि शॉर्टेज को टाला नहीं जा सकता है, ये शॉर्टेज नहीं टाला जा सकता है जब तक आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं या दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, ये शॉर्टेज आएगा ही आएगा प्रोजेक्ट के अंदर में। और इसी शॉर्टेज के अंदर में भी आपको अपना काम स्मूथली निकालना है। एंड दैट इज वाई अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ रनिंग अ प्रोजेक्ट। उसको आराम से चलाने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर का होना जरूरी है। इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी विद इन बजट। जो भी बजट है उसको थोड़ा मोड़ा एक्सीड कर देंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं कि बजट ज़्यादा एक्सीड होगा तो आपके सैलरी से काटना शुरू कर देगा, नहीं। बजट थोड़ा सा बढ़ता भी है टाइम पे, रेट के अंदर अमेंडमेंट्स भी किया जाता है, रेट को चेंज भी किया जाता है, बजट बढ़ता भी है। लेकिन हाँ, एक जस्टिफाइड तरीके से आप उसको विद इन द बजट खत्म करने का कोशिश करें, या फिर आपके पास एक क्या कहें उसको, एक जस्टिफाइड आपके पास एक प्रॉपर ये सॉल्यूशन रहे कि भाई ये कैसे ही बजट के अंदर में उसको खत्म किया जाएगा। साथ में कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस एंड बॉटलनेक्स। जो भी रुकावट आएगी, बॉटलनेक मतलब रुकावट, उसको दूर करना है आपको, और प्रोग्रेस को अपने सीनियर को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप सर्वे सर्वा नहीं होंगे प्रोजेक्ट के, हर चीज़ एक दूसरे का एक हायरार्की पे चलता है। तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना के रखना होगा ऊपर और नीचे कि प्रोजेक्ट अभी किस स्टेटस में चल रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, एक बहुत क्रूशियल जॉब है। अब जेपीएससी को कैसे रोल दिया गया और जेपीएससी किस तरह के स्टूडेंट्स को ढूंढ रही है प्रोजेक्ट मैनेजर के जॉब के लिए, उसको भी पहले समझिए। क्योंकि जैसा सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस का जिसको नॉलेज होगा वही यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के काबिल होगा। तो देखिए, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है ना, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में भी या कहीं भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में
या प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट में, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या होता है। तो प्लानिंग के एरिया में उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करें, टाइमलाइंस उसको बनाए, रिसोर्स चार्ट्स बनाए, ये सब आपको आना चाहिए, करना आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में सारे डिपार्टमेंट के अंदर से कोऑर्डिनेशन आपको, जो पीछे भी मैंने बोला कि ये एक्सपेक्टेशन आपको करना, प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, है ना, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली आपको करना आना चाहिए। कंप्लायंस, कि जो भी वर्क फॉलो हो रहे हैं लीगल नॉर्म, जैसे CNT SPT एक्ट, आपका प्रोजेक्ट उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने जाकर के जमीन ऐसा अधिग्रहण कर लिया किसी एरिया में कि जहां पर वो आदिवासी जमीन था, जहां पर वो लोग ट्राइबल्स का जमीन आपने वहां से ले लिया है, या उसको प्रॉपर तरीके से कंपनसेट नहीं किया किसी का जमीन लेकर के, तो आपको कंपनसेशन का एक्ट भी समझ में आना चाहिए। और जो यहाँ के झारखंड के आदिवासियों, ट्राइबल्स के लिए जो कानून बना हुआ है कि उनका जमीन नहीं छीना जाना चाहिए, वो सब एक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। और ये सब एक्सपेक्टेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। रिपोर्टिंग प्रॉपर करना आना चाहिए, बजट का मैनेजमेंट आना चाहिए, स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट समझ में आना चाहिए कि स्टेक होल्डर सिर्फ कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, वहाँ का लोकल पॉपुलेशन भी एक स्टेक होल्डर होता है। तो आपको लोकल लेवल पे जो भी उनका कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लोकल लेवल पे जो भी उनका इश्यूज अराइज होता है, उनका भी एक समाधान करने आना चाहिए। आप उनके कल्चर को समझिए, उनके ज्योग्राफी को समझिए, उनके बिलीफ सिस्टम को समझिए, तभी जाकर के आप किसी गाँव के आसपास या इन सब सुदूर एरियाज में जाकर के काम कर पाएंगे एज अ सफल प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। तो इसीलिए आपको GS का पार्ट भी दे दिया है कि जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आने वाला है वो झारखंड होगा, तो झारखंड के कल्चरल सिस्टम, झारखंड के जितने भी ट्राइबल्स हैं, उनका सेंटिमेंट्स, क्योंकि दूर दराज एरिया में वो लोग रहते हैं, वो सारे चीज़ों का समझ बूझ आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी तो आपको ट्रेनिंग में सिखाई देगा, बता ही देगा, बाकी खुद से भी सीख जाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए, है ना। और इसीलिए आपका जो सिलेबस ये दिया है कि उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज तो दिया ही है, साथ ही साथ उसके अंदर जनरल स्टडीज़ को भी कवर करके आने के लिए आपको बोला गया है। तो बेसिक सा ये हमने आज के क्लास में थोड़ा सा समझा कि प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का अहमियत क्या होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर में, और JPSC ने जैसा सिलेबस दिया है उसको कवर करके आप किस तरह का प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको ये सिलेबस बड़ा अच्छा से गाइडेंस के रूप में काम कर सकता है, गाइड बुक। तो अच्छे से इसको कवर कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। हम लोग ने भी इसका कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स फी है 12,000, जिसके अंदर हम लोग GS पढ़ाएंगे। GS वही है जो आपको झारखंड में JPSC के बाकी एग्जाम्स के लिए हम लोग GS पढ़ते हैं, तो वो चीज़ तो सेम टू सेम आ जाएगा आपको। दूसरा, हम लोग जो इसके लिए जो इंडस्ट्रियल लेवल का जो स्किल सेट है, जो आपको यहाँ पे दोनों दिख रहा है, उसका भी क्लासेस अलग से कराएंगे आपको बेसिकली। और फाइनली इंटरव्यू के लिए भी गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयार होना है। तो ये हमारे कोर्सेज में है, और आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब में रहते हैं। तो आप जॉब में रहते रहते ये सब अपना लॉ जो है तैयार कर लीजिए, जो पीछे हमने देखा सिलेबस में, और उसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिए और अपना काम कर लीजिए। अदरवाइज़ हमसे आप लोग नोट्स भी मांग सकते हैं, आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको भी लेके पढ़ लीजिए। तो कई तरह से आपको बेसिकली, आप ये मत मान के चलिए कि एग्ज़ाम सीधे जाएंगे और लिख के चले आएंगे, हमारा हो जाएगा, वैसे नहीं है। जैसे आप JPSC सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, उसी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको पढ़ना होगा। तो होप ये वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, या फिर एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।